नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष का टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठते हैं 1296 के अंतर्गत। 1296 को ईस्वी को वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठते हैं तो अपना कुछ प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार करते हैं। उन्होंने सबसे पहला जो सुधार किया, राज तत्व का सिद्धांत उसने अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीरों की शक्ति का दमन किया, राजस्व तथा लगान व्यवस्था में सुधार किया। सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किया और बाजार व्यवस्था में कुछ सुधार करने का अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया। अभी हम पढ़ेंगे इसके पहला सिद्धांत है राज तत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी के राज तत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी को दिल्ली के राज सिंहासन प्राप्त करता है, राजगद्दी पर बैठता है। तो वो राज तत्व सिद्धांत बलबन के भांति अलाउद्दीन खिलजी भी राजा में ईश्वरीय प्रतिनिधि, राजा को है वो ईश्वरीय प्रतिनिधि मानता है कि जनता का कर्तव्य है कि वो राजा की आज्ञा का पालन करे। अगर कोई जनता राजा की आज्ञा का पालन नहीं करती है तो वह स्वयं भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करती है, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी मानता था। वो राज तत्व के अंतर्गत, देव तत्व में राज तत्व को मानता था। राज तत्व के अंतर्गत वो देव तत्व को मानता है कि स्वयं भगवान ने राजा को इस पृथ्वी पर जनता का कल्याण और परोपकार करने के लिए राजा को यहाँ भेजा है और राजा का कर्तव्य है कि वो जनता की परोपकार और जनता का कल्याण करे, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी मानता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार के अंतर्गत उलेमाओं का बहुत अधिक सम्मान करते थे। उलेमा जो इस्लाम कानून धर्म को मानने वाले थे तो उनका बहुत बड़ा सम्मान करते थे। उनका मानना था कि अगर मुझे तानाशाही और निरंकुश शासन चलाना है तो उलेमाओं की बात को मुझे मानना पड़ेगा। वो उनका बहुत बड़ा सम्मान करता था। इस्लाम धर्म के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा और विश्वास था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जब उनको दो लोगों से ही विद्रोह का सामना करना पड़ा, एक तो तुर्क अमीर विद्रोह और उलेमाओं का विद्रोह। उन्होंने जैसे ही सिंहासन प्राप्त करते विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धीरे धीरे तुर्क अमीरों का उन्होंने विद्रोह को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही राज तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि राजा है वो किसका, ईश्वर का प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है कि ये कहता है कि स्वयं ईश्वर ने राजा को जनता का कल्याण करने के लिए इस धरती के ऊपर भेजा है। अगर कोई भी जनता है, ये जनता अगर जनता है, अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं तो वो स्वयं ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करती है, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी मानता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देव तत्व के अंतर्गत राज तत्व सिद्धांत को मानने वाला था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी राज तत्व में देव तत्व को मानता था। चले, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, सर्वोपरि एक राजा ही होता है। राजा जैसा नियम बनाता था वो जनता को मानना पड़ता था। और तानाशाही शासन चलाना है, तानाशाही, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे उलेमाओं का सम्मान करने पड़ेगा, उलेमाओं की बात को मानना पड़ेगा, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी मानते थे। चलो, अगर हम दूसरे सुधार की बात करें तो अमीरों की शक्ति का दमन। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है तो उन्हें कहीं विद्रोह का सामना करना पड़ता है। जब वो
1299 के अंतर्गत वो गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान 1299 ईस्वी को हुआ था। इस 1299 ईस्वी को गुजरात अभियान के दौरान इसके कई नव मुसलमानों ने उनके साथ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह कर दिया, जैसे ही उन्होंने दूसरा विद्रोह हुआ था 1301 में रणथंबोर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का पर अभियान चलाया था, तब उस अलाउद्दीन खिलजी के एक भतीजे थे अकत खां। क्या नाम था भतीजे का नाम? अकत खां। और इसी अकत खां ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया था। दिल्ली अभियान के दौरान हाजी मौला ने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया था। दिल्ली अभियान के दौरान हाजी मौला तुर्क अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोह का पता लगाया कि इन विद्रोह के कारणों का पता लगाया और किस तरीके से इन विद्रोह को समाप्त किया जाए। तो उन्होंने अपने दिल्ली राजधानी के अंतर्गत 4 आदेश पारित किए। वो कौन कौन से आदेश हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठते ही उन्हें तुर्क अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उसने अपने दिल्ली के अंतर्गत 4 अध्यादेश जारी किए। कितने अध्यादेश? 4। पहला अध्यादेश था माफ की गई भूमि को जब्त करना। माफ की गई भूमि को क्या करना? जब्त करना था। भूमि को जब्त करना, माफ की गई भूमि को जब्त करना। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कई दिल्ली सुल्तानों ने, कई ऐसे हजारों परिवार थे, उनको भूमि दी हुई थी कि इन भूमि से वो अपने परिवार का पालन पोषण या भ्रमण पोषण करते थे, जिसके कारण ये परिवार के लोग उद्योगहीन हो गए, बिल्कुल काम करते नहीं थे और बिना श्रम से उनकी आजीविका चलती थी और एक वो निष्क्रिय मतलब हो गए थे। कौन? ये भूमिहीन व्यक्ति। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक आदेश, उनकी भूमि है उस भूमि को जब्त किया और इन अमीरों को कहा कि आपको भी इस किसानों और जनता के भांति आपको कर देना पड़ेगा। उनकी भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की भूमि को क्या कर दिया? जब्त कर दिया। और जब्त अमीरों की भूमि को जब्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और उन्होंने कहा कि आपको भी जनता के भांति क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। क्या? उनको कर देने के लिए बाध्य किया। एक इतिहासकार मतलब बर्नी नामक एक इतिहासकार कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के इस फैसले से केवल दिल्ली के अंतर्गत कुछ अमीर ही ऐसे थे, कुछ पदाधिकारी ऐसे थे और कुछ अमीर और कुछ बड़े व्यापारी थे जिनके पास सोना देखने को मिला, दूसरों जनता के पास सोना भी नहीं था। ऐसा इतिहासकार बर्नी कहता है कि उसने भूमि जब्त कर दी। तुर्क अमीरों को भी दूसरी जनता के भांति कर देना पड़ेगा। पहला अध्यादेश उसने जारी किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा अध्यादेश जो पारित किया था वो था गुप्तसर व्यवस्था को संगठित किया। क्या किया? गुप्तसर व्यवस्था को क्या कर दिया? संगठित व सक्रिय कर दिया और उन्होंने गुप्तसर नियुक्त किए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुप्तसर नियुक्त किए उनको कहा कि आप बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तुर्क अमीर हैं, नगर है, कस्बों है, गाँवों में सभी की ओर नज़र रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को मेरे मतलब सुल्तान तक पहुंचाया जाए। अगर कोई गुप्तसर विभाग इन छोटी छोटी बातों को सुल्तान तक नहीं पहुंचाया था तो सुल्तान के द्वारा उसको दंडित किया जाता था। क्या दिया जाता? कठोर दंड दिया जाता था, जिसके कारण ये गुप्तसर हैं जो सभी बातों को अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन गुप्तसरों को
गुप्तचरों को क्या कहा कि आप, जिसके कारण बड़े बड़े व्यापारी पदाधिकारी वो क्या हो गए, सक्रिय हो गए और वो अच्छी तरीके से इस दिल्ली की राजधानी के अंतर्गत काम करने लगे। तीसरे अध्यादेश के अंतर्गत मादक द्रव्य पदार्थों का उसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मादक द्रव्य पदार्थों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किसने प्रतिबंध किसने लगा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं शराब पीना छोड़ दिया। मादक द्रव्य पदार्थ के जितने भी बर्तन थे उसको जनता के सामने तुड़वा दिया और राजधानी में एक घोषणा कर दी कि अगर कोई व्यक्ति मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हुए इस राजधानी के अंतर्गत पाया गया तो सुल्तान के द्वारा दंडित किया जाएगा। पहले तो यह आदेश इतना कठोर था कि सभी उसका पालन करने लगे, लेकिन अंतिम में सुल्तान ने कुछ उसमें ढीलापन छोड़ दिया, मतलब कुछ परिवर्तन कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने घरों पर शराब और मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। कुछ उन्होंने छूट दे दी गई। आप अगर इस गांव की चौकियों के ऊपर बैठकर शराब का सेवन नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो इसको सुल्तान की तरफ से दंडित किया जाएगा। ये तीसरा आदेश पारित हुआ। चौथे आदेश के अंतर्गत उसने अपने तुर्क अमीरों को आदेश दिया कि आप अपने बहन बेटियों की शादी सुल्तान की अनुमति लेकर ही करेंगे। आप अपने विवाह समारोह आदि पर अथाह धन व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर आपको किसी के साथ संबंध जोड़ना है या किसी की सगाई करनी है तो इससे पूर्व आपको सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ेगी। अमीरों के परस्पर विवाह पर प्रतिबंध। अमीरों के परस्पर विवाह पर, अमीरों के समारोह और विवाह पर क्या लगा दिया, उसने प्रतिबंध लगा दिया। ये सब किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क अमीरों को नियंत्रित करने के लिए उनकी माफ की गई भूमि को जब्त किया गया, गुप्तचर व्यवस्था को सक्रिय किया गया, मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अमीरों के समारोह के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अमीरों की शक्ति का दमन किया। फिर राजस्व तथा लगन व्यवस्था में परिवर्तन कैसे करता है अलाउद्दीन खिलजी। अपनी निरंकुश एवं छेड़छाड़ी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार क्रियान्वित करने के लिए, बाह्य आक्रमण मंगोलों से अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए विशाल सेना की जरूरत होती है और विशाल सेना रखने के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे, जिसके कारण उन्होंने कुछ राजस्व व्यवस्था और लगान व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो उसमें क्या परिवर्तन करता है अलाउद्दीन खिलजी। पहला तो अपने दिल्ली के अंदर आदेश देता है कि जिस किसानों को जो भूमि पूर्व सुल्तानों के द्वारा जिस अमीरों को दी गई है, इस भूमि को जब्त किया जाएगा और जब्त करने के बाद में आपको भी जनता की तरह क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। उनको कर देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। क्या कर दिया, बाध्य। जनता के भांति आपको भी क्या देना पड़ेगा, कर देना। उनकी भूमि को जब्त किया गया। दूसरा, राजस्व एवं लगान व्यवस्था में सुधार करने के लिए उन्होंने अमीरों की भूमि को क्या कर दिया, जब्त किया गया। और दूसरा काम क्या किया गया कि लगान व्यवस्था को पहले वसूल करने के 3 अधिकारी होते थे। एक तो मुकद्दम, एक खुद और ये चौधरी नामक ये 3 अधिकारी होते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये अलाउद्दीन खिलजी ये कर वसूल करने का काम करते थे। क्या काम करते थे, कर वसूल करने का। ये किसानों और जनता से कर वसूल करते थे
और कर तो उनसे पूरा वसूल करते थे, लेकिन सुल्तान को ये पूरा कर जमा नहीं करवाते थे, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती गई। अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर प्रतिबंध और नियंत्रण लगाने के लिए उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि आपको भी अन्य जनता के भांति कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कर। और अब मैं आपको भूमि कर नहीं दूंगा, अब आपको वेतन मिलेगा नगद। क्या मिलेगा? आपको कर तो वसूल करना है, पूरा कर जमा मेरे पास करवाना है, और हम आपको क्या देंगे? वेतन देंगे। इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? वेतन देंगे। तीनों अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। एक इतिहासकार, बर्नी नामक एक इतिहासकार कहते हैं कि इन लोगों की ऐसी हालत खराब हो गई थी कि वे न तो घोड़े पर बैठ सकते थे, न अच्छे वस्त्र धारण कर सकते थे, और न पान आदि को खा सकते, ऐसी उनकी स्थिति। यहाँ तक एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी जो औरतें थी वो अपने पड़ोसी राज्य के, पड़ोसी मुसलमानों के यहाँ काम किया करती थी जीवन निर्वाह के लिए। ऐसी पहले यह मतलब इतना विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तीन अधिकारी, मुकद्दम, खुद और चौधरी, और आज वो आर्थिक दृष्टि से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व एवं लगान व्यवस्था के कारण। अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला जो कदम था वो कर में उसने क्या कर दी? वर्दी कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे 1/2 भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 भाग कर के रूप में लिया जाएगा। दूसरा, उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए भूमि की नाप करवाई, और भूमि नाप के अनुसार ही कर वसूल किया जाएगा। इसके लिए ईमानदार अधिकारियों को रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कर में वृद्धि कर दी। इसी कर, भूमि कर के अलावा वहाँ पर चराई कर और मकान कर भी अलाउद्दीन खिलजी के समय लिया जाता था जनता से। कौन सा? सराई कर और मकान कर भी लिया जाता था। इन सभी कर व्यवस्था में वृद्धि के कारण किसानों को 75% जो भाग है वो कर के रूप में देना पड़ा, जिसके कारण दिनों दिन किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के नए राजस्व व्यवस्था में सुधार के कारण। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 कर लिया जाता था। इसके अलावा मकान कर, सराई कर भी लिया जाता था, और भूमि को नाप करवाई गई, और नाप करवाने के बाद कर वसूल किया गया सुधार करने के लिए। उन्होंने अपने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए इस राजस्व व्यवस्था के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज नामक एक नया विभाग स्थापित किया, जिसके कारण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम है दीवान ए मुस्तक राज। क्या नाम है? मुस्तक राज। इस विभाग का काम था कि अधिकारियों पर की भ्रष्टाचार पर क्या लगाए? नियंत्रण लगाए। ये कर्मचारी इतने मतलब भ्रष्ट हो गए थे, मतलब इतने ऐसे थे जो लोगों के ऊपर मतलब किसानों के साथ में अमानवीय व्यवहार करते थे और कड़ा सख्ती से वो कर वसूल करते थे। और एक इतिहासकार का तो कहना है कि इन अधिकारियों से कोई भी जनता या किसान अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करता था। इन अधिकारियों, दीवाने मुस्तक राज के जितने भी अधिकारी थे, इन अधिकारियों के साथ में कोई भी व्यक्ति, जनता या किसान अपनी बहन बेटियों की शादी उनके साथ नहीं करता था। ऐसा इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के समय में उल्लेख मिलता है। सैनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी अपने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए
सैनिक व्यवस्था को क्या करता है, सुदृढ़ करता है। अगर उसे साम्राज्य विस्तार करना है, निरंकुश शासन चलाना है, जिसके लिए सैनिक व्यवस्था में सुधार करता है। ये पहला सुल्तान था जिसने अपने दिल्ली में स्थायी सेना रखी थी। किसने स्थायी सेना किसने रखी थी दिल्ली में? सबसे पहला सुल्तान वो अलाउद्दीन खिलजी था कि दिल्ली में स्थायी सेना, और वो दिल्ली में रहेगी। ये स्थायी सेना कहाँ रहेगी? दिल्ली में अपनी सुरक्षा के लिए इस सेना को रखा गया। उस समय सेना में भर्ती करने, जो सेना में जो भर्ती करता था, वो सैनिकों को भर्ती सेना मंत्री के द्वारा की जाती थी। सेना मंत्री है जो सैनिकों को भर्ती करता था। उसने सेना में सुधार करने के लिए 2 प्रथा चलाई थी। एक तो हुलिया प्रथा, आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलिया प्रथा किस शासक ने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरी घोड़े दागने की प्रथा, क्या? घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया प्रथा में क्या होता था? सैनिक का सारा विवरण इस एक रजिस्टर के अंतर्गत लिखा जाता था। घोड़े दागने की प्रथा के अंतर्गत कोई भी सैनिक है वो घोड़े की सवारी न कर सके, इसके लिए घोड़े दागने की प्रथा चलाई गई थी कि घोड़े को कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो सैनिकों को वेतन देता था नगद। क्या देता था? नगद। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक घोड़ा रखने वाले, एक घोड़ा अगर कोई सैनिक रखता था तो उसको 234 टका दिया जाता था। अगर 2 घोड़े रखने वाले व्यक्ति को 322 टका दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में फरिश्ता नामक एक इतिहासकार कहता है, ये फरिश्ता नामक एक इतिहासकार है जो अलाउद्दीन खिलजी वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4,75,000 सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मौजूद थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थायी सेना रखा। दिल्ली के आसपास में सेना को रखा गया। पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई और नए दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सेना को नगद वेतन दिया गया। एक घोड़ा रखने वाले सैनिकों को 234 टका और 2 घोड़े रखने वाले 322 टका सैनिकों को दिया जाता था। उसने सैनिकों में सुधार करने के लिए हुलिया प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे बाजार व्यवस्था के बारे में। तब तक ये नरेंद्र पाल सिंह आप लोगों से विदा लेता है। धन्यवाद।